Hello students, welcome back to my channel Learning Art. Today I will be teaching you second part of the chapter Constitution Why and How with important question and answers because this is the final part, so we will discuss important question and answers is in this also. Okay, so let's start. अब सबसे पहले हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरविजन किसने किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई किसने या कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंडर में बनी, कैसे बनी। ठीक है, तो अब बनाई किसने? इट वॉज क्राफ्टेड बाय a constituent assembly between December 1946 and November 1949। अच्छा देखो, ये बनी दिसंबर 1946 में बननी शुरू हुई और नवंबर 1949 तक बन गई। इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, लेकिन जब ये फोर्स में आई, ये फोर्स में कब आई? 26 जनवरी 1950। तो इट वॉज पॉपुलर बिकॉज इट वॉज ड्रोन बाय a people who enjoyed immense public support। ये उन people के द्वारा बनाई गई, उन लोगों के द्वारा बनाई गई जिनको लोगों का बहुत सपोर्ट मिला था उस समय। ठीक है, जो लीडर्स को, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इन सब ने भी देखो, अब चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। कि मतलब कौन था चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफ क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो इन सबको लोग बहुत सपोर्ट करते थे। इन लोगों ने बनाई तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी रीजन है कि वो सक्सेसफुल हुई। हु हैड कैपेबिलिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हु वर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर इंक्रीज ऑफ देयर पर्सनल पावर। कहते हैं कि उन लोगों के द्वारा बनाई गई, उन लीडर्स के द्वारा बनाई गई जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो लोगों का भला, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या बोलते हैं, उनके फायदे को ध्यान रखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, और वो लोगों के साथ नेगोशिएट, मतलब उनके साथ एडजस्ट करेंगे कि उनके हिसाब से भाई, कि उनके साथ कोई न्याय ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें होनी चाहिए और है भी। ठीक है, ना किसी के साथ अन्याय हो, जो डिफरेंट पीपल ऑफ सोसाइटी हैं किसी के साथ भेदभाव ना हो। सो और उनके पास उन्होंने लोगों को ये कन्विंस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए उनको हेल्प करेगा। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू स्पीच अगर हमारे पास है तो अगर हमारे को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। तो इसमें हमारे, इसलिए इस वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला और इन्होंने हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन से आप क्या समझते हैं? प्रोविजन मतलब कि उसमें रूल्स क्या क्या थे। मतलब द प्रोविजन ऑफ समथिंग इज द एक्ट ऑफ गिविंग इट और मेकिंग इट अवेलेबल टू द पीपल हु नीड और वांट इट। मतलब प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड की गई जिन लोगों को चाहिए। मतलब ऑब्वियसली हर कंट्री के हर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, अदरवाइज ऐसे कोई कंट्री थोड़ी चल सकती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ना, कुछ रूल्स ही ना हो, कुछ रेगुलेशन ही ना हो। मतलब जो जा रहा है, मन कर रहा है इधर जा रहा है, जो मन कर रहा है उधर आ रहा है। नो, देयर शुड बी रूल्स। It gives everyone in society some reason to go along with its provision। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कोई रीजन देता है कि भाई वो उसके रूल्स को फॉलो करें। मतलब उसमें ऐसे कोई सेंसिबल चीजें लिखी होती है कि लोग उसे फॉलो करें। सिस्टमैटिकली privilege some members at the expense of others, or that systematically establish the power of small groups in society would cease to command loyalty। कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोगों को प्रिविलेज कर देता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रिविलेज कैसे करता है? अब आपने कभी सुना है कि हमारे यहाँ पर एससी कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट या ओबीसी। इन लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स मिले होते हैं हर जगह। तो क्यों मिले होते हैं? कि यार इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, कि मतलब जो जनरल पीपल है क्योंकि थोड़े, अगर हम देखो, कोई भी लो जात या ऊंची जात का नहीं होता, ये सब बनाई हुई बातें होती है। लेकिन फिर भी लोगों की मेंटेलिटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसी हमें चीजें मिल चुकी हैं जो स्मॉल ग्रुप्स है सोसाइटी में,
उनकी तरफ लॉयल्टी दिखाई गई है कि भाई तुम्हारे साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, कहते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो कहीं की भी, जितनी वो लोगों की फ्रीडम का ख्याल रखेगी और इक्वालिटी का ध्यान रखेगी, उसके उतने ही चांसेस होंगे कि वो सक्सीड हो, मतलब सक्सेसफुल हो। जैसे कि इंडिया की, यूएस की क्यों है सक्सीड, क्योंकि इसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। अगर हम इन प्रोविजंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। आप इंस्टीट्यूशन से क्या समझते हैं? कोई संस्था। तो एक संस्था जो बनी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे उसने अपने आप को बैलेंस में रखा? बैलेंस में कैसे रखा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर और सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट्स इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कहते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस या फेलियर उसके इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पे निर्भर होता है। बिकॉज अगर कोई भी, देखो, अगर कोई सोसाइटी है, उसको चलाने के लिए संस्था होती है, या किसी भी चीज को चलाने के लिए संस्था का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर वही अच्छी नहीं होगी तो वो फेल हो जाएगा, अगर अच्छी होगी तो सक्सेस हो जाएगा। सो इसमें क्या बताया गया फर्स्ट पॉइंट में? द पावर्स डजंट कैरी इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। किसी भी एक संस्था को सारी पावर्स नहीं मिली हुई, पावर्स मतलब बटी हुई है। ठीक है, द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कहते हैं कि जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बटी हुई है, जैसे कि लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। अब कैसे? जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके पास पावर होती है कि वो लॉ बना सके या फिर लॉ में चेंज कर सके। सेकंड हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में के पास क्या पावर? द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव होती है वो ऐसी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके ऊपर स्टेट का पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो कैसे स्टेट को गवर्न करेगा। ठीक है, मतलब कैसे उसको स्मूथली चलाएगा। उसके बाद जुडिशरी के पास क्या पावर होती है? जुडिशरी में हमारे सारे जो है जजेस आ जाते हैं। ठीक, जुडिशरी वर्ड से आप समझ रहे हैं जजेस, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल ब्रांच या फिर कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट क्या बोलते हैं, adjudicates legal disputes, disagreements and interprets, defends and applies the law in legal cases। जुडिशरी का काम होता है कि वो लॉ को कैसे इंटरप्रेट करता है, प्लस कैसे वो कोई भी अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, लीगल केस है कोई, उसमें वो मामले कैसे सुलझाता है, या कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसमें वो कैसे अपना रोल निभाता है बाय सॉल्विंग दैट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट इंश्योर्स दैट इफ एन एजेंसी मिसयूजेस इट्स पावर अदर एजेंसीज कैन प्रिवेंट इट। कहते हैं अगर कोई भी एजेंसी अपनी पावर का मिसयूज करती है तो जो अदर एजेंसी है उसके पास राइट है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा सके और प्रिवेंट कर सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंश्योर दैट अमेंडमेंट बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करती है कि किसी के साथ भी सोशियो इकोनॉमिक, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। पहले वाई, देखो चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई। ठीक है, हमने वाई का पहले सारा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ठीक है, या फिर इसके अंदर अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप दोनों के अंदर ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आंसर आप लिख सकते हैं, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड एंड what is the role of the constituent assembly, या how constituent assembly formed basically। ठीक है, तो सबसे पहले the Britain send a mission to India in the name of cabinet mission। ब्रिटेन, देखो हमारे पे जब हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी तो हमारे पे कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिश। ब्रिटिश कहाँ के हुए? ब्रिटेन के। ठीक है, तो ब्रिटेन ने एक मिशन भेजी हमारे इंडिया में, उसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का एम था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगा। ठीक है, तैयार कैसे करेगा अभी आपको आगे बताएंगे। विद द रिकमेंडेशन ऑफ द मिशन फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी मिशन के रिकमेंडेशन से, मतलब उसी के कहते हैं पाथ उसका ले लिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई।
ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड सच्चिदानंदा सिन्हा एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसने सच्चिदानंदा सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चूज कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट इसके प्रेसिडेंट बन गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ 8 कमेटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी उसके अंदर 8 कमेटियां थी। ठीक है, 8 कमेटीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी अमंग देम वर ड्राफ्टिंग कमेटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी उन 8 कमेटीज में से थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। ठीक है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द कमेटी चेयरमैन वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ही इज नॉन एज आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्किटेक्चर कौन होता है? जो आपका कहते हैं किसी भी जगह का नक्शा या फिर उसको बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, इसलिए उनको आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेगन ऑन 9 दिसंबर 1946। बननी कब शुरू हो गई थी? 9 दिसंबर 1946। अभी जब तक हमारा इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, 1947 में हुआ था ना। ठीक है, तो उसके पहले ये बननी शुरू होगी 9 दिसंबर 1946 को, टू 26 नवंबर 1949 तक ये बनी। ठीक है, और इट केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन 26 जनवरी 1950। बननी शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब तक बनी? 26 नवंबर 1949, और फोर्स में कब आई? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन टुक टाइम टू प्रिपेयर अबाउट 2 years 11 months and 18 days. There are two factors which gives authority to constituent assembly. कहते हैं दो फैक्टर हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अथॉरिटीज देते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, सेकंड है प्रोसीजर। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन क्या है? द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस्ड इन एवरी सब्जेक्ट एंड फाइनली एडेड देम टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठे थे, उन्होंने हर एक सब्जेक्ट पे डिस्कस किया और फाइनली वो प्रोविजन पे आए। उन्होंने अपने प्रोविजन ऐड किए। अब प्रोविजंस आपको मैं पहले बता चुकी हूँ होते क्या है। दे गेव मोर इंपॉर्टेंस फॉर नेशनल इंटरेस्ट देन कम्युनिटी इंटरेस्ट। उन्होंने एक किसी कम्युनिटी को इंटरेस्ट नहीं दिया, मतलब भाव नहीं दिया, उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट पूरी कंट्री की को सोच के चले वो लोग। ठीक है, देयर इज अ डिबेट एंड डिस्कशन अकर्ड बाय अराइजिंग इश्यूज अमंग द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जरूरी नहीं है कि सबका ओपिनियन एक हो। ठीक है, अगर कह लो कि 5 पीपल का ग्रुप है, उसमें 3 का एक होगा, 2 का एक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे, तो उनमें जनरली डिबेट और डिस्कशन कोई भी इश्यूज को लेके होते रहते थे। ठीक है, फिर था प्रोसीजर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ 8 कमेटी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 8 कमेटियां थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ईच कमेटी स्टडी अबाउट ईच सब्जेक्ट। हर एक कमेटी का को हर एक सब्जेक्ट को एक ना एक टॉपिक मिला हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? 1947। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946 दिसंबर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ 1946 दिसंबर में, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, मेजर कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे? मतलब कह लो कि उसका मेन एम क्या था? फर्स्ट है इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मींस उन्होंने ये कहा इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब सॉवरेन से आप क्या समझते हैं? कि कोई भी ऐसा स्टेट, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री जो किसी बाहर की कंट्री के रूल से हटकर है, मतलब फॉरेन कंट्री का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इंडिया वो है। ठीक है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब उस समय तक सॉवरेनिटी का बहुत प्रचार हो चुका था कि कोई भी कंट्री का कोई भी इंटरफेरेंस इंडिया में नहीं होएगा। ठीक है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जैसे कि पहले ब्रिटिश के रूल में थी ना, पर अब नहीं है।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होएगा। टू इंश्योर द प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला, मतलब बोला गया कि माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज कौन होते हैं, छोटी जात बड़ी जात नहीं होती, माइनॉरिटीज होते हैं जो हमारे देश में जिनका रेशियो कम है, ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन दी जाएगी। यानी कि आज भी दी जाती है। आप देखिए, अगर आप कोई भी शेड्यूल क्लास देख लो, सबको रिजर्वेशन मिलती है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो भी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है उनको भी रिजर्वेशन मिलती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये इंश्योर किया गया। टू मेंटेन यूनिटी ऑफ आवर नेशन, हमारी नेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के एम्स क्या थे, ठीक है। टू मेंटेन यूनिटी ऑफ आवर नेशन, हमारे देश को इकट्ठा करके रखना। टू इंश्योर वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर, ये बताया गया कि वर्ल्ड में पीस बना के रखेंगे और शांति बना के रखेंगे, ठीक है। देखो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विच इज मेट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, एक पॉपुलरली इलेक्टेड जो लीडर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कि पीपल ने इलेक्ट किए थे, क्योंकि वो उनको अपना रोल मॉडल मानते थे और उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो वो सारे इकट्ठे हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इट इज इलेक्टेड बाय वोटर्स, वोटर्स ने उन्हें इलेक्ट किया था। इट इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड आल्सो फॉर अ शॉर्ट टाइम, स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो इलेक्ट करेंगे। क्या स्पेसिफिक पर्पस था, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड ऑन 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर को बनाना शुरू करा था 1946 में, और 26 नवंबर 1949 तक बनाया था। तो इसको बनाने में 2 साल 11 महीने एंड 18 डे 18 दिन लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर इंस्टीट्यूशन एंड फीचर्स आर टेकन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया की जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बाहर की कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि यूएसए की, इरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इन सब की कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ चीजें ली, मतलब कुछ ना कुछ लॉ रूल्स लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को वाइंड अप कर, मतलब उसके अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो अब कौन कौन सी कंट्री से लिए। इट इज सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग, बोरो करना मतलब क्या होता है, किसी से उधार लेना या किसी से लेना, बेसिकली क्या लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बोरोड बैग कहा जाता है, क्योंकि उसने कई कंट्रीज से कुछ कुछ लॉज लिए, कुछ कुछ रूल्स लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी फॉरेन सोर्सेज, ब्रिटेन हैज मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन से सबसे ज्यादा कह लो, क्योंकि ब्रिटिश रूल करके गए थे, तो लोग कुछ ना कुछ उनसे इन्फ्लुएंस्ड भी थे। तो ब्रिटेन से सबसे ज्यादा जो लॉज हैं वो लिए गए कि भाई ये अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं, ठीक है। ब्रिटेन का सबसे ज्यादा था। ब्रिटेन को छोड़ के बाकी यूएसए का से भी लिए, कनाडा से लिए, इरलैंड से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, साउथ अफ्रीका से लिए, आर द कंट्रीज दैट हैव इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज राइटली सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग। कहते हैं ये सही कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड बैग, क्योंकि उसने कई कॉन्स्टिट्यूशन से कई सारे लॉ और रूल्स लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अ प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलते हो या कॉन्स्टिट्यूशन जहां लिखी है वो खोलते हो, तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। अब उस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। Preamble is the introductory part of the constitution which gives the idea of forms of government, की कितनी forms of government है, values, philosophy and commitment of the constitution, की constitution की philosophy क्या है, forms of government बताता है, और commitment क्या है, कि constitution हमें क्या मतलब देती है, ठीक है। Preamble helps in the interpretation of the constitution, interpretation मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताने के लिए हमें प्रियम्बल बहुत हेल्प करता है, ठीक है।
सो बेसिकली प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट उसको क्यों कहा गया है। जैसे अगर आप अपनी एक बुक खोलते हैं, सपोज आपने अपनी हिस्ट्री की बुक खोली या आपने अपनी कोई भी बुक खोली, सबसे पहले आप एक पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट या परफेस जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज पे क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था इन 1946, जब हमारी इंडिपेंडेंस अभी नहीं हुई थी पर कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गई थी। टू डिस्कस द मोडालिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट की, मोडालिटी से आप क्या समझते हैं, तौर तरीके की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तौर तरीके से चलेगी, विद द इंडियन लीडर्स, विद द डिस्कशन बाय इंडियन लीडर्स, द कैबिनेट मिशन प्लान गेव इट्स रिकमेंडेशन। जो इंडियन लीडर्स थे उनकी भी ओपिनियन डिस्कशन करी गई। कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उससे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, ऑन द बेसिस ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। उस द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी। अब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अथॉरिटी देता है। ठीक है, मतलब किसने कॉन्स्टिट्यूशन को इंपॉर्टेंस दी, अथॉरिटी दी। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने चुना, विच वॉज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। मैंने आपको बताया था कि जो लोग नेशनल, जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्ट लिया या जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्ट लिया, जो हमारे लीडर्स थे उनको लोग बहुत पसंद करते थे, उनको उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया। तो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने चूज किया, पीपल ने। ठीक है, अल्टीमेटली द पीपल आर द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह लो कि इनडायरेक्ट वे में कौन है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल, जो हम लोग थे। इन प्रियम्बल द स्टेटिंग वर्ड्स दैट वी, प्रियम्बल का सबसे पहले लिखा हुआ है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनडायरेक्टली पीपल ने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज किया और अथॉरिटी दी, विच मीन्स टू से दैट पीपल सपोर्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये बताता है कि लोगों के सपोर्ट से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट, हाउ इंडिया रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्यों कहलाता है, रिपब्लिक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक, फर्स्ट आई विल टेल यू। जहां पर प्रेसिडेंट होता है, हमारी कंट्री में दोनों है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे पास प्रेसिडेंट भी होता है। इंडिया इज रिपब्लिक, इट इज वेरी मच गिवन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बता रखा है दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट, देयरफॉर इंडिया इज रिपब्लिक। एक इलेक्टिव हेड होता है रिपब्लिक में जो कि प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, जिसकी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होती है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अब ये सारे फीचर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये कोई मतलब समझाने वाली बात नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी कैसे। Constituent Assembly of India was set up under Cabinet Mission Plan of 1946. 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बैठा जो कि ब्रिटिश के द्वारा बिठाया गया, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिस्कशन हुई। इट कंसिस्टेड ऑफ 385 मेंबर्स, 385 मेंबर्स टोटल थे, जिसमें से 292 वर इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब जो अलग अलग प्रांत की असेंबलीज थी उनके द्वारा 292 मेंबर्स इलेक्ट करे गए। 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। कहते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स कहाँ, जहां पर राजा का रूल होता था। ठीक है, 93 मेंबर्स वहां से लिए गए। वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कोर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। B.N. Rao was the constitutional advisor of the assembly. Dr. Rajendra Prasad was elected as its president. देखो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको एज इट इज क्वेश्चन लर्न करना है। ठीक है, मतलब बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ इट परफॉर्म इट्स रोल। वेरी सिंपल, यू हैव टू ओनली लर्न इट एंड यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड इट। ऑलवेज रिमेंबर कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको जो पढ़ाती हूँ वो नोट्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, ना कि मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ। तो आपको अपनी, देखो अभी शुरुआत है 11th क्लास की, ठीक है, तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक थरली पढ़नी है। ठीक है, हर चीज पढ़नी है, जो बॉक्सेस होते हैं साइड पे,
या जो कैरिकेचर्स बने होते हैं सबको आपको रीड करना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद राइट द फीचर्स वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूएसए एंड ब्रिटेन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ब्रिटेन से हमने जो ऊपर फीचर्स लिखे हैं ये लिए और यूएसए से नीचे वाले लिए, ये भी बड़ा सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन है राइट सम फीचर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। ये आप लोगों को होमवर्क है, आपको बुक की थॉरली रीडिंग करनी है और कमेंट्स में मुझे इसका आंसर देना है। द बेस्ट आंसर विल गेट पिन, ठीक है। तो जरूर जो बंदा ये वीडियो देख रहा है 11th क्लास का, जो जेन्युइनली पढ़ रहा है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर करिए और जिसका आंसर बेस्ट होएगा उसको मैं पिन करूंगी, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि व्यूज हैं पर सब्सक्रिप्शन नहीं है बिल्कुल भी, एज इट इज न्यू चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट्स में पूछने के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। Thank you for this video.